अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। हमारे साथ आज मौजूद हैं जहांगीर खान तरीन साहब, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इफ नॉट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। जेकेटी एंटी लॉबी का भी हमें बताया जाता है, इनके माफिया होने का भी हमें बताया जाता है। हमें ये भी इसके बरक्स मालूम है कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री और करीब तरीन है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के। टू वन पॉइंट ये भी कहा गया कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, बावजूद इसके कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। कितनी सदाकत है इन बातों में? क्या इनको वाकई लगता है कि ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो सही चलाया जा रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर मुकम्मल अपना कॉन्फिडेंस ये रखते हैं, क्योंकि इन्हीं का नाम सर फहरिस्त था अगर डिस्क्वालिफिकेशन ना होती टू हेड पंजाब। सो 18 माह बाद कहां हुकूमत खड़ी है और बिलखसूस कहां वो माफियाज खड़े हैं जिनका आए रोज जिक्र हो रहा होता है। गुज़िश्ता 18 माह के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फकत अगर आप चीनी देख लें, चीनी की कीमत 30 रुपए फी किलो बढ़ गई है। पहल तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि ये टैक्सेस की वजह से है। हमाद अजहर साहब ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दी चंद दिन बाद। उसके बाद हालिया दिनों में बताया जा रहा है कि इसका तमाम का तमाम जो फायदा है 60 अरब के करीब एक काश्तकार की जेब में जा रहा है, और जो बेहतरीन बात है उसको हमें इंकरेज करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं जो मजीद क्लैरिटी मांगते हैं, मजीद सवालात को जन्म देते हैं। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इमरान खान साहब भी एक हाई लेवल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, हेडेड बाय FIA, IB एंड एंटी करप्शन की कमेटी। सो अब इसका यही देखना है कि क्या इमरान खान साहब स्लोली जो है अपना कॉन्फिडेंस तरीन साहब में खोते जा रहे हैं या ऐसा नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपकी 2 बैठकें या गालिबन 3 बैठकें हुई इमरान खान साहब के साथ, और फिर आपने ये भी आके कहा कि खान साहब ने मुझे कहा है कि जाके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कीजिए, मीडिया पे जाइए और समझाइए कि असल हकीकत क्या है चीनी बहरान के हवाले से, कीमतों के हवाले से। और तब भी एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। आपने ये भी ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो गलत थी, साबित हो गया। क्या हुआ सर कि फिर उस समेत उसको इंक्लूड करते हुए FIA समेत एक और कमेटी बना दी गई है? इसको किस तरह देखा जाए? इज दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन खान? देखें, जो है ना रिपोर्ट की जो बात मैंने की थी वो गंदम के ऊपर थी। तो गंदम की रिपोर्ट तो सबको पता भी लग गया कि ये कोई क्राइसिस नहीं थी, एक हफ्ते का ब्लिप था बिकॉज ऑफ 2 रॉन्ग डिसीजन बाय परमिशनल गवर्नमेंट्स। और कम मजे की बात यह है कि जब ये हमारा सीजन खत्म होगा और नया क्रॉप आ रहा होगा तो हमारे पास अल्लाह के फजल से 8 लाख टन गंदम जखीरों में मौजूद होगी। तो ये कोई क्राइसिस नहीं थी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ गंदम के हवाले से, गंदम के हवाले से। चीनी के हवाले से आपने डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर से चीनी के हवाले से भी? चीनी के हवाले से मैंने पूरी हर चीज उनको एक्सप्लेन की, उनको इस बात की समझ है। बट देखें, मैं वेलकम करता हूं कि ये कमेटी, एक जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, बहुत अच्छा हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हो जाएगा। PM के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि लोग उनको कहते हैं, मेरे बारे में कहते हैं, और हमारे 1-2 और ऐसे भी लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट में, खुसरो बख्तियार साहब भी हैं जी, वो भी हैं, तो उनके बारे में कहते हैं जी कि ये जो है इनकी वजह से आप इंक्वायरी नहीं करवा रहे। तो अच्छी बात है ना, अब लोगों के मुंह बंद होंगे, इंक्वायरी हो, हर चीज जो है सामने आ जाएगी। जाएं फार्मर्स के पास जाएं, पूछें कितने पैसे उनको मिल रहे हैं, हिसाब करें। एक और बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये आपकी वही सियासी बलूगत, मैच्योरिटी कह लीजिए, जो आपने तब भी मुजाहरा किया जिसका जब आपको उस कमेटी से हटाया गया जो काफ लीग से मुज़ाकरात कर रही थी, एंड यू वर जस्ट एज ग्रेसफुल। आज भी आप ग्रेसफुल हैं सर, मगर मसला ये है दोनों तरीकों से आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। इज इमरान खान नॉट ट्रस्टिंग यू एनी मोर? देखें, अब ये तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इमरान खान से पूछेंगे डायरेक्टली जाके तो वो आपको, जब वो कुछ कहेंगे तो शायद ज्यादा बिलीव करेंगे। What about his staff? As far as I'm concerned, there is no absolutely. What about his staff, sir? ये भी मीडिया के ऊपर बातें आई हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपसे बराह रास्त पूछा, Are you the Prime Minister? Is that true? चीफ सेक्रेटरी ने मेरे से ऐसी बात नहीं पूछी। क्या कहा था एग्जैक्टली? ये चीफ सेक्रेटरी से मैं ऐसी बात हो नहीं सकती ना। ये आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माजरत। अच्छा, अब ये एक अजीब सी बात है, इसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि एक मीटिंग मेरी हुई थी जिसमें मैं था, प्राइम मिनिस्टर थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, आजम खान साहब जी। उसमें क्या ट्रांसपायर किया, जो बातें हुई, देयर वाज अ डिस्कशन, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड देयर वाज अ डिस्कशन। बट मेरे लिए ये कहना बाहर निकल के कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, गलत बात तो बाहर आ गई है। अच्छा, तो आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दीजिए, बात हुई क्या थी? मैं सोचता हूँ ये कि कैसे बात बाहर आई है, क्योंकि इमरान खान ने नहीं की, मैंने भी नहीं की। बड़े कॉन्फिडेंस से आप खान साहब के हवाले से भी ये बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने कोई नहीं की।
اور یہ 6 مہینے پہلے کی میٹنگ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کو نکلتے نکلتے بھی بڑا وقت لگا ہے. irrespective دیکھیں صحافی کبھی اپنی سوچ تو آپ کو بتائے گا نہیں. I'm not going to say it was اعظم خان ہو, it was عمران خان, نہ میں پوچھوں گا, مگر ریکارڈ کی درستگی کر دیجئے, بیکاز بات یہی آئی ہے that you were confronted sitting in that meeting. Are you the prime minister? جس کی وجہ سے آپ بھی بھوکلا گئے. نہیں میں بخلایا اور نہیں. آپ نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. were you actually acting as the de facto prime minister جس کی وجہ سے اسٹاف بھوکلایا؟ Neither was I acting as it, neither have I ever acted like this, neither can I act. تو پھر کیوں دیکھیں یہ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تو اس کو ڈینائی کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, سرے سے ہو ہی نہیں. میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب کو آپ ان کی ان حالیہ فیصلوں کو اپنے اندر ایک عدم اعتماد کے حوالے سے تصور نہیں کر رہے, نہ دیکھ رہے ہیں, اینڈ یو ویلکمنگ کہ ایسا ہو رہا ہے. اب یہ جو 3 ممبر باڈی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے شوگر کرائسس کی پروب اور انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے, اب سر اس کے اندر یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا ہے کہ کیا اولیگوپلیز ہیں شوگر سیکٹر میں کہ نہیں ہے, کارٹیلز ہیں کہ نہیں ہیں. آپ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کمپٹیشن کمیشن پاکستان کو. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے ہیں کہ کمپٹیشن کمیشن پاکستان تو ویسی اسٹے آرڈر پہ لیڈرشپ چل رہی ہے, ویسے ہی اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, ویسی ٹوتھ لیس ہے, تگڑی نہیں ہے. کابینہ کے اندر جو رپورٹ جس کا آپ بار بار کوٹ کرتے ہیں وہ کبھی پبلک نہیں کی گئی. سو یو آر اسینشلی کوٹنگ اے کمیشن جس کے اندر آپ کے اپنے کولیگز کا ٹرسٹ نہیں ہے. پہلے جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ شوگر اور آٹے کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ یہاں پہ کارٹیلز ہیں کہ نہیں ہیں, اس وقت تو سب کو کانفیڈنس تھا وادیہ خلیل کے اوپر. اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ اسٹے پہ چل رہے ہیں. جب انہوں نے آ کے کابینہ کو رپورٹ دی کہ شوگر میں کوئی کارٹیل نہیں ہے تو کیبنٹ میں سناٹا چھا گیا, اور اس کے بعد ان کے اوپر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن ان کی کوئی اسٹے جو ایک ٹینیور پوسٹ ہے ان کی, اور میں ان کو ڈیفینڈ کروں یا نہ کروں ریلیونٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, ایک پروفیشنل ادارہ ہے, اس نے ایک رپورٹ نکالی, میرے خیال شاید ویب سائٹ پہ ان کی رپورٹ ہو. یہ بھی انٹو اٹ سیلف مفادات کا ٹکراؤ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ پبلک ہونے سے پہلے یا جس کے اوپر دا سو کالڈ شوگر مافیا جس کے اوپر تحقیق کی جا رہی تھی امنگسٹ ادر پیپل, انہی سے یہ رپورٹ پہلے شیئر کی گئی؟ بالکل نہیں شیئر کی گئی, یہ تو مجھے کیبنٹ میں لوگوں نے بتایا. Okay. This was not given told to me by Competition Commission کے سربراہ نے خود نہیں آپ کو بتایا, آپ تو کہہ چکے ہیں. کیبنٹ نے بتایا, پھر میں نے ان سے کنفرم کیا. اوکے سو مطلب میری انفارمیشن کیبنٹ سے آئی, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایکچولی صحیح ہونے کا. سو ایک بات تو طے ہے ترین صاحب دیٹ یو ہیو کولیگز جو جے کے ٹی اینٹائی لابی کے اندر جو ہیں اور متحرک ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ ہیں, اناپولوجیٹکلی ہیں. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں. جو کارٹلائزیشن ہے جس طرح شوگر انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کردار ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا. اس میں کچھ مسائل ہیں, وہاں پہ لیڈرشپ کا بڑا سیریس بحران ہے, لیکن جو وہاں پہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ اسٹے آرڈر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا وہ اسٹے آرڈر لے کے اسٹے آرڈر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ اسٹے آرڈر ختم ہوگا تو ہم وہاں پہ کسی کو دیکھیے جو یہ کارٹلائزیشن ہے, اگر سی سی پی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اپنا صحیح معنوں میں کردار ادا کرے تو یہ تو آپ 2 دنوں میں یہ شوگر مافیا, میٹ مافیا, کوئی بھی مافیا ہے, کارٹلائزیشن ہے. تو آپ کے اپنے کولیگز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے کردار ادا ہی نہیں کیا. دیکھیں یہ ڈفرینس اوپینین ہے. گورنمنٹ اس وقت آل پاورفل ہے, وہ پھر جو کرنا کریں, سی سی پی میں کسی اور کو لیں, ایک اور دفعہ انویسٹیگیشن کر لیں. بیکاز ہمارے نمبرز جو ہیں وہ انہوں نے ایسی خام خواہ رپورٹ نہیں دی, نمبرز دیکھ کے دی ہوگی رپورٹ. جو میرے کیبنٹ میں کولیگز ہیں جو اینٹی جے کے ٹی کیمپ میں نہیں ہیں, انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں. اور اینٹی جے کے ٹی کیمپ کی تصدیق تو کر رہے ہیں آپ ابھی, مجھے خوشی ہوئی ہے آپ نے کہا ہے. نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی غلط بات اس کو ڈینائی کرنے کی. ڈو یو تھنک تگڑے آدمی ہیں, پیسے والے ہیں, خان آپ پہ اعتبار کرتا ہے اس لیے؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو. دیکھیں میں کرتا کیا ہوں, میں محنت کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں. اگر کوئی کہیں کسی جگہ پہ اچھا کام نہیں ہو رہا, میرا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی, شاہ محمود قریشی صاحب کے میرے کوئی اللہ کے فضل سے کئی مہینے پہلے ہم نے آپس میں یہ مل کے بیٹھ کے بات کو ختم کر دیا. میرے پرانے کولیگ ہیں, ہم ملتان میں جب دونوں نوجوان تھے تو ہم اکٹھے اسکواش کھیلتے تھے, دن رات ہم اکٹھے ہوتے تھے. سو یہ ایشوز بنا لیے تھے, ہماری پارٹی الیکشن کی وجہ سے ہوئے تھے جو ایک بڑا پبلکلی بیانات دیے تھے. پبلک وی ہیو میڈ اپ, دیر از نو ایشو. شاہ محمود از اے فرینڈ
and there is no issue. जबरदस्त. बिफोर आई मूव ऑन, ये FIA की इस कमीशन के हवाले से वन मोर क्वेश्चन, मगर अगर आप इसकी कड़ी जोड़ें टू अनदर वन ऑफ योर ग्रेट कॉलीग्स, उनका क्या कहना था फेब्रुअरी के हवाले से? कड़ी सजा दी जाएगी इस माफिया को, जखीरा अंदोजों को, उनका क्या कहना था? फेब्रुअरी अभी खत्म नहीं हुआ, होने जा रहा है. एक दफा मुलाहिजा कीजिए. फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा, और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, आप उन पर भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फरवरी के महीने के अंदर अंदर उन लोगों के ऊपर भी फैसले किए जाएंगे, और जो जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला. ये जो मुश्किल का वक्त है ये खत्म होने का वक्त आ गया है. एक हफ्ता रह गया फेब्रुअरी का महीना, 5 दिन रह गए. 5 दिन रह गए हैं, और ये 3 मेंबर FIA की कमीशन, ये मसनूई महंगाई जो कर रहे हैं जो लोग, ये अच्छी बात है. आपकी तरफ इशारा था? देखें, अगर मेरी तरफ इशारा था तो मुझे बड़ा अफसोस है. मैं नहीं समझता असद उमर साहब इतने मंझे हुए सियासतदान हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के एक लीडर रह चुके हैं, वो ऐसी बात मेरे बारे में विदाउट एनी एविडेंस नहीं करेंगे. अब आपको आ जाए कि जखीरा अंदोजी कौन करते हैं, क्या होता है. अब शुगर इंडस्ट्री को समझना चाहिए. हम चीनी बनाते हैं, शुगर मिलें, 100 दिन का सीजन रह गया. अब 100 दिन में चीनी बनती है और 365 दिन बतदरीज बिकती जाती है. हर महीने में जो एक महीना गुजरता है, हमने प्लेज ली होती हैं लोन बैंक से, जिसके ऊपर हम चीनी को प्लेज करते हैं, फिर गन्ने की पेमेंट करते हैं. 80 पैसे फी महीना तो वो खर्चा बढ़ जाता है. हर किलो का 80 पैसे फी महीना पर किलो हमें कैरिंग कॉस्ट है, वो आ जाती है. फिर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जखीरा अंदोज ऐसे हैं लोग, पाकिस्तान में मसला क्या है? ब्लैक मनी का, जो हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा जखीरा है ब्लैक मनी का, जो स्पेकुलेशन में इस्तेमाल होता है. आपको देखते होंगे कभी कभी प्लॉटों की कीमत यकदम बढ़नी शुरू होती है, वो पूरा पैसा आके प्लॉटों में पहुंच जाता है. रियल एस्टेट में कभी वहां से निकलता है तो वो आलू खरीद लेता है, कभी वहां से निकलता है तो कुछ कर, कभी चीनी की सीजन में वो चीनी भी खरीद लेते हैं, और उसको लेके फिर वो बाहर में स्पेकुलेट करते हैं कि जी हमारे ख्याल में 6 महीने बाद चीनी की कीमत इतनी बढ़ जाएगी. और वो मजे की बात ये है कि वो सूद को पसंद नहीं करते, तो वो बैंकों में ये डायकोटोमी तो हमारे मुआशरे में है वैसे. तो वो वहां से करके स्पेकुलेट टैक्स नहीं देना मगर फिलैंथ्रोपी बहुत कर रही है. बट दैट इज नथिंग टू डू विद शुगर मिल्स. शुगर मिल्स कैन नॉट अफोर्ड टू कार्टेलाइज एंड मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ शुगर. मैं आपको एक They cannot afford to. They cannot afford to because it's not possible. मसलन ये बताऊं, हमारा कार्टेल है बड़ा जबरदस्त, 87 मिल्स हैं पाकिस्तान में, चलो 86 हैं, एक बंद है. तो ये गन्ने की कीमत को कंट्रोल हम क्यों नहीं कर सकते? आई हैव अ क्वेश्चन. आप भी सोचें, जो सुन रहे हैं लोग भी सोचें, अगर इतने हम तकड़े लोग हैं तो हम आराम से बैठें, हम क्या फैसला करें जी 190 कीमत है, बड़ी अच्छी कीमत है, हम 190 से ऊपर एक पैसा नहीं देंगे. आज 250 रुपए गन्ना बिक रहा है, अप टू 250, 230 से 250 तक. इसकी वजह से आप कहते हैं किसानों को फायदा हो रहा है. किसानों का फायदा हो रहा है. आप किसानों से जाके बात करें. मैं अभी जा रहा हूँ, इंशाल्लाह परसों खुद जाऊंगा मैं इलाके में अपने, मैं भी किसानों से बैठ के बात करूंगा. खुश हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और अगले साल गन्ने का एरिया बढ़ जाएगा. इस साल शॉर्टेज थी इसलिए ये हो गया. क्वेश्चन अगेन, इफ अगर हम कार्टेल हैं तो क्या हम अगर गन्ने की कीमत नहीं कंट्रोल करते तो चीनी की हमने खाक कीमत कंट्रोल करनी है. और मेरी 6 मिलें हैं भाई, 80 शुगर मिलें बाकी हैं, 80, जिसमें से जरदारी साहब की. ये एक दिलचस्प चीज सुन लें, मैं बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड. ओमनी ग्रुप की 7-8 मिलें, 8 मिलें, 9 मिलें, वो बंद हो गई. कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए. आज भी वो चल रही है. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठेकेदारों को दे दी. ठेकेदार वहां चला रहे हैं, ना कोई टैक्स देता है. वो 1.5-2 अरब रुपए का टैक्स, सेल्स टैक्स की इवेट कर चुके हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है. पूछे ना, सिंध में है वो सारी मिलें, वहां भी किसी के जाने की हिम्मत नहीं है. तो मसला तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठेकेदार चला रहे हैं, मुझे पास सबका नाम मौजूद है, और मैंने इनको भेजा है लोगों को कि ये इनको पकड़े. ओके, मगर तासुर तो यही ना कि पूछा तो चौधरी शुगर मिल से, ओमनी ग्रुप से, जदाई साहब के दोस्त है, सबसे पूछा जा रहा है प्रोब हो रही है, नहीं हो रही, तो अपने लोगों में खुसरो बख्तियार तरीन साहब की फैक्ट्री कितनी सब्सिडी दी, कितना एक्सपोर्ट किया, कितने स्टॉक्स रखे हुए, इन चीजों में प्रोब और इन्वेस्टिगेशन. ये इन्वेस्टिगेशन होगी, सब आपके सामने आ जाएगा. मैं आपको भी बता देता हूँ, ये कमेटी अब करेगी. देखिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ ना, कमेटी तो करती रहेगी जो काम करना है. एक सीजन गुजरा 2 साल पहले, जो है ना कि चीनी की कीमत 30 रुपए बड़ी सी वजह क्या है. 2 सीजन गुजरा जिसके अंदर से 8 मिलियन टन प्रोडक्शन से ज्यादा हुई. यहाँ पे खपत 5-5.5 की है. वो जो एक्स्ट्रा चीनी थी वो एक एक्स्ट्रा सप्लाई की वजह से प्राइसेस डिप्रेस किया. फिर
क्योंकि फरावानी सी गन्ने की लोगों ने 180 के बजाय 120 और 130 रुपए में गन्ना खरीदा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, उन्होंने चीनी बनाई, उन्होंने धड़ाधड़ बेची, सेल्स टैक्स की मैसिव इवेजन हुई, नून का जमाना था। मैं और एक और छोटी मिल है, हम वाहिद लोग थे जिन्होंने पूरे 180 रुपए दिए। अब ये कोई पूछता है कि मैंने 180 रुपए क्यों दिए अगर मैं इतनी खराब आदमी हूं, माफिया हूं, माफिया तो 120 रुपए दे रहा होगा या कुछ और दे रहा था। व्हाई डिड आई गिव 180? बिकॉज मेरा रिकॉर्ड है, मेरी एक क्रेडिबिलिटी है, मेरी एक रेपुटेशन है और मेरा एक फार्मर के साथ, काश्तकार के साथ ताल्लुक है। ओके, देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू तरीन साहब। आपने पहल कहा जून 2019 में कि ये टैक्सेस की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं। उसी महीने में हमाद अजहर ऑन रिकॉर्ड आ गए, उन्होंने कहा पिछले 3 माह में जो 20-25% कीमतें बढ़ी हैं वो तो पिछले 2-3 माह से बढ़ रही हैं, टैक्स तो हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए का फी किलो। उधर भी अब आपने एक तो ये आपका मौकफ था, रिसेंटली आपका मौकफ यही है कि 60 अरब जो है वो जिम्मेदार को जा रहे हैं, उसका भला हो रहा है। सुनने में तो बेहतरीन बात है। द प्रॉब्लम इज विद स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर्स। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स मेरे सामने पड़े हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि नवंबर 2019 में गन्ने की क्रशिंग कितनी थी? 0 हुई। शुगर मिल्स ने सीजन की चीनी जो है वो बनाने का आगाज ही नहीं किया। आप जानते हैं डॉन की अपनी खबरें, ये भी मेरे पास हम ये चलाते हैं जरा हेडलाइंस, वीट ग्रोअर्स बिटर अबाउट लेट शुगर केन हार्वेस्ट। 25 नवंबर तक कोई क्रशिंग नहीं स्टार्ट हुई। सो एसेंशियली सर, दिसंबर 2019 को जब आपने 10,93,235 टन चीनी तैयार की, ये यू स्टॉक से की जो 180 रुपए फी आपको मिल रहा था फी मन। सो सस्ते गन्ने की चीनी महंगी दामों में बेची और अब आप कह रहे हैं नहीं बिकी। आप पीबीएस के स्टेटिस्टिक्स देखें, गलत है? नहीं, चीनी की कीमत देखें 71 रुपीज, मैं चेक करके या सो 71 सस्ते गन्ने की चीनी 20 रुपए बढ़ा के दी गई। सुने, वो जो पिछली चीनी थी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, वो 120 रुपए के गन्ने से बनी थी, सरप्लस स्टॉक से, और वो 50 रुपए की और 55 रुपए की थी। उससे 2 साल पहले जाए आप, 2 साल पहले 79 रुपए की चीनी थी। आपने इसने खुरम दस्तगीर ने एक ट्वीट किया था, इसमें उसने लिखा था मेरे पास इधर भी 79 रुपए पे चीनी पहुंच गई। सो वो 4 साल पहले 79 थी। एक स्पेशल सीजन आया जब सरप्लस थी और जब लोगों ने सस्ता गन्ना खरीदा तो वो डिप की, अब वो नॉर्मल पे आ गई है। नून लीग की हुकूमत 2013 में जब आई 54 रुपीज पर केजी थी। जब ये लोग गए हैं तो चीनी 52 रुपीज पर केजी थी। आप लोग आए, चीनी 55 रुपीज पर केजी आ गई। जनवरी 2019 पिछले साल के अंदर 58 रुपीज तक ये गई। 6 महीने बाद आप देखते हैं एक और सर्ज आता है 11-12 रुपए का। जून 2019 पिछले साल 70 रुपए फी किलो। जनवरी इस साल 2020 75 रुपए फी किलो, और अब फरवरी इस महीने 83 रुपीज भी मार्क हो रही है। सो दैट्स व्हाई आई से कि 30 रुपए आपकी 18 माह के अंदर ऊपर गई। आप मुझे 3 साल पीछे लेके जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि नवंबर में क्रशिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई? इसके पिछले साल जाएं तो 10 दिसंबर तक नहीं शुरू हुई थी। Forget that. आप अपनी हुकूमत की बात करें। देखिए, हुकूमत की बात यह है कि मिलें शुरू होंगी जब वो गन्ना क्रश करने के लिए तैयार होंगी। इस वक्त गन्ना हो गया है कम। सुन लें आप मेरी बात, ये सीजन हमारा चला करता था एंड ऑफ मार्च तक। इस वक्त ये शायद पहले हफ्ते मार्च में खत्म हो जाएगा। सर, ये तो गिला होता है कि आप लोग गन्ना उठाते नहीं हैं और जिसकी वजह से काश्तकार बैठ जाता है सर पकड़ के, जिसकी वजह से ये देखें, मैं तो दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग ऑफिशियल आप लोगों की हुकूमत की वेबसाइट। दिस सेज कि नवंबर के अंदर तो हुआ ही नहीं, यानी कि 53 से जो काम शुरू हुआ था 75-80 तक चला गया। पिछले कई सालों से चीनी की क्रशिंग, गन्ने की क्रशिंग नवंबर में नहीं शुरू होती। अगर शुरू भी होती है तो 20 के बाद शुरू होती है। सीजन शिफ्ट कर गया, होनी तो चाहिए ऑफिशियल। सर मेरे पास ये, अच्छा एक और खबर है मेरे पास, आपके किसान बोर्ड की मीटिंग सितंबर में हुई। करेक्ट मी बिकॉज आपकी हुकूमत को कोट कर रही हूँ। 29 अगस्त 2019 को किसान बोर्ड की मीटिंग हुई। इसको बुलाया गया, कहा कि क्रशिंग टाइमली शुरू हो, यकम तक स्टार्ट हो जाए। इफ एनीथिंग काश्तकार की वक्त पे गन्ना उठा लिया जाए, ट्रांसपेरेंटली सारा मामला हो। फिर भी 25 तक क्रशिंग नहीं स्टार्ट हुई एंड आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट 180 रुपीज, जिसको अब आप कह रहे हो ऑन एवरेज 230 होता है। सो ये 60 अरब तो है, मगर काश्तकार और इनकी जो बॉडीज हैं ये कह रहे हैं हमें नहीं भी ये पैसा मिल रहा। सो द क्वेश्चन इज किसके पास जा रहे हैं? आप ऐसे करें, काश्तकार की बॉडीज के अपने इश्यूज होते हैं। आप मोस्टली मोर पॉलिटिकल देन रियली काश्तकार की बॉडी। आप जाके फील्ड में किसी को भेज देना, डॉन के एक रिपोर्टर से पूछ लें, रहीमिया खान फोन कर लें, उसको जंग कर लें, लैया कर लें कि इस वक्त गन्ना कितने का बिक रहा है, आपको पता लग जाएगा। मतलब मैं यहाँ इस वक्त नवंबर में जो आप लोगों ने क्रशिंग स्टार्ट की वो तो 180 रुपए की थी ना, सस्ते गन्ने की महंगी प्राइस 190 रुपए की थी। सपोर्ट प्राइस चेंज हो गई थी, एंड ऑफ नवंबर में क्रशिंग हुई थी, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू 190 चीनी की कीमत दिसंबर में 71 रुपीज थी।
कभी भी अभी अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छी बात और बड़ी अच्छी बात हुई है, बड़े मैं खुश हूँ और मैं 2 महीने से वावेला कर रहा हूँ। पीएम ने एक और फैसला किया है जो अभी शायद आप लोगों को पता नहीं लगा, मिनट्स में आ गए हैं उसके, कि सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्री को कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को, कि चीनी की कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हफ्ता ठहर जाए, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, कि जी 190 की अगर गन्ना होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की होगी, 200 का होगा कितने की होगी, ये फिगर आ जाएगा, आप सबको पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम वो थर्ड पार्टी के थ्रू ये काम कराएंगे। जो भी वो कीमत आएगी आप उसका इंतजार कर लें, एक हफ्ता इंतजार करें ना, ये सारी बातें का जवाब मिल जाएंगे आपको। ओके, और अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सदर किसान इत्तेहाद के भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर लूं, आप जवाब दे दें उसका। वुड यू लाइक टू डू दैट सर? जी, ये खालिद खोकर साहब Yes. खालिद खोकर साहब की मेरे से एक बहुत बड़ा मसला है। ओके, उनको जाती मसला है। पिछले 1 महीने से मैंने उनको फोन नहीं उठाया, क्योंकि वो हमेशा फोन करके कहते हैं कि जी बिजली का ट्यूबवेल का बिल जो है ना, वो आपकी हुकूमत में बहुत ज्यादा होगी, आप उसको ठीक कराएं। मैंने बड़ी कोशिश कराई है, मैंने उनको बुला की मीटिंग कराई है, उनको मैंने कपास की मीटिंग में बुलाया है, और वो मेरे से इस वक्त नाला है, तो जो भी वो बात करेंगे वो प्रेजुडिस होगी। ओके, सो बट सुन लें, आपका प्रोग्राम है, मैं कौन हूँ कहने वाला। ओके, प्रेजुडिस, एंड आई वुड लाइक टू इंक्लूड दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सुना जाए, उनसे हमारी बात हुई थी, एक जाती प्रेजुडिस है। तरीन साहब कहते हैं किसान बोर्ड के सदर का उनके खिलाफ। दैट असाइड, फैक्चुअली कुछ चीजें सामने रखते हैं। खालिद महमूद साहब से हमारी बात हुई। खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल ये बताइएगा, ये 60 अरब का जो जिक्र किया जाता है कि किसान को इसका फायदा हो रहा है, शुगर की जो कीमतें बढ़ी हैं, कितनी सदाकत है इन बातों में? पहली बात यह है कि जो हुकूमत ने रेट इंडिकेटर प्राइस मुकर्रर की थी वो 190 थी, ठीक है जी। उसके बाद अब आके जब इन्होंने प्राइस बढ़ाई है, तो वो प्राइस जो बढ़ाई है वो किराए की मद में है, वो काश्तकारों जो दूर से मिले आती है वो खरीद करके ले जाती है गन्ना, आपस का इनका कंपटीशन है, ठीक है जी। अब दूसरा ये है कि एंड पे आके रेट इसलिए भी बढ़ा देते हैं कि अगले साल गन्ना ज्यादा काश्त हो। सो गन्ने की काश्त बढ़ाई, आप क्या कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी आपके कपास और गन्ने के दरमियान है, या मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूं कि किसान कितना खुश है आज? अगले साल ये गन्ना ज्यादा काश्त करवाना चाहते हैं कि काश्तकार को इसमें नजर आए। दूसरा ये है कि आप पंजाब हुकूमत को ले लें कि पंजाब हुकूमत ने भी अखबारों में इश्तिहार दिए हैं गन्ने को प्रमोट करने के लिए कि ज़राई इलाज सब्सिडी पे, और जो काश्तकार काश्त करेगा उसको जो एक मॉडल फार्मिंग करेगा 30,000 रुपए एकड़ उसको भी देंगे एकड़ का। तो काश्तकार को सब्सिडी जो है नहीं दी जा रही अभी तक, ये इशू किस हद तक उठाया गया है, इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? अच्छा, 30,000 उसको भी देगा। अब देखें ना इस वक्त जो सूरत हाल है कि हम क्या कर रहे हैं जी, कि यही लोग सब्सिडी लेते हैं, काश्तकार को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। पिछले साल 6 रुपए 60 पैसे फी किलो इनको सब्सिडी मिली है, उससे पिछले साल 10 रुपए 70 पैसे फी किलो सब्सिडी मिली है। कॉटन एरिया में सारी शुगर मिले आ गई है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है वो ये किया है कि क्योंकि उसको तरीन साहब हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम को, उसमें कपास को शामिल नहीं किया गया, गन्ने को शामिल किया गया, जबकि आपकी 60% एक्सपोर्ट जो है वो कपास के ऊपर मबनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि बाहर से अगर चीनी मंगवाएं तो उस पर 40% ड्यूटी है जी, और बाहर से कॉटन मंगवाएं तो ड्यूटी फ्री है। यानी कि टोटल जो इस वक्त फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो गन्ने को फोकस किया जा रहा है, और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मैक्सिमम अगले साल गन्ना काश्त होगी। ठीक, तो गन्ना काश्त करने से मुराद है कि चीनी को एक्सपोर्ट करना है ऐसे कि हमने अपने मुल्क का पानी एक्सपोर्ट करना है। ठीक, यानी एक तरफ व्हाइट गोल्ड है कॉटन, दूसरी तरफ व्हाइट पॉइजन है चीनी, दोनों में। फिर ये है कि जो गन्ना है वो जमीन से इसको सक करता है पोटाश को, गन्ना। यही वजह है कि आपके सेंट्रल पंजाब से आप साउथ पंजाब में जा रहा है गन्ना, रेंजर खां वगैरह, हालांकि ये सारी कॉटन बेल्ट थी। अब कॉटन की आपकी पैदावार आ गई, इस दफा जो टारगेट था वो था 15 मिलियन बेल का, और उसके अगेंस्ट इस वक्त जो हमने अचीव किया था वो 8 मिलियन किया, 8.4 मिलियन, यानी 6.5 मिलियन हमने लॉस किया। 6.5 मिलियन मीन्स $6.5 बिलियन जी। ठीक है, मैं ये तरीन साहब से पूछती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरीन साहब। एक तो इनकी बातें भी, मगर बिफोर आई गो ऑन टू कपास, और वो मैं आपसे पूछूंगी, आप उसके ऊपर भी जरा रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी कीजिएगा। ये लेट क्रशिंग जो स्टार्ट होती है, क्या ये आपकी हुकूमत की भी नाअहली है कि लीगली आप शुगर मिल ओनर्स को बाउंड नहीं करते, फोर्स नहीं करते कि टाइमली क्रशिंग स्टार्ट हो, गन्ना उठाया जाए? शुगर केन कंट्रोल एक्ट, क्रशिंग मस्ट स्टार्ट बाय 30th November. That's the law. We follow the law.
Okay. So there's no concept of 1st or 15th or 25th. 30 नवंबर तक शुरू करना जरूरी है। हुकूमत को अगर चेंज करना है तो चेंज करें, मगर इस वक्त लॉ ये है कि 30 नवंबर तक आपको क्रशिंग जरूर शुरू करनी है। ठीक है, आगे चलें। और जो अब आप सेकंड इनका सवाल सर, ज़राई पॉलिसी क्योंकि आप ही खुद देख रहे हैं, इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जब आप खुद शुगर मिल ओनर हैं, वो कह रहे हैं अगले साल आप देखेंगे प्रोडक्शन फिर इधर ज्यादा होगी, हुकूमत की पॉलिसियां जो सारी हैं वो इंकरेज कर रही हैं शुगर केन ग्रोअर्स को। मैं आपको एक अर्ज करूं, खोकर साहब को मैं क्या कहूँ आपको, मैं आगे बात Forget him, आप talk factually. फॉरगेट द मैन। देखें, एक जमींदार जो है वो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो फैसला करता है कि मैंने इस साल क्या क्रॉप लगानी है, जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो क्रॉप लगाएगा। अगर हुकूमत को चाहिए कि गन्ने की काश्त कम हो तो आप सपोर्ट प्राइस को इतना हाई मत रखें, आप सपोर्ट प्राइस को कम कर दें, गन्ने की काश्त कम हो जाएगी। कपास के लिए अगर आपने कपास ज्यादा लगानी है तो आप कपास की सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें। हम पिछले साल क्रॉप से पहले घंटों मीटिंग करते रह गए। इन घंटों मीटिंग में ये भाईजान भी थे, हमने कोशिश की कि हम कन्विंस करें कॉमर्स को और फाइनेंस को कि सपोर्ट प्राइस कॉटन के रखें। लोगों को मुनाफा नहीं हो रहा, जिस दिन आप सपोर्ट प्राइस रखेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, लोगों को पैसे मिलने शुरू होंगे, काश्त बढ़ेगी। ये जहांगीर तरीन का फैसला नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के साउथ के अंदर तो अब आप देख रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट शुगर मिल्स एंड शुगर। नॉट पूरा द एरिया अंडर शुगर कैन इज मच लेस देन द एरिया अंडर कॉटन। आगे सुने, मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है जी कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम में मैंने कॉटन को पहले के साल में क्यों नहीं शामिल किया। किसी वजह से शामिल नहीं किया, बिकॉज कॉटन सबसे मुश्किल क्रॉप है, इसके अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई है रिसर्च में, एक्सटेंशन में, फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। हमने एक साल मेहनत करके पूरी पॉलिसी तैयार है और आज इत्तेफाक ये है कि कल 2 घंटे की हमने टाइम लिया है प्राइम मिनिस्टर से, मैं और खुसरो साहब बैठेंगे और हमारे पास वहाँ पे तमाम मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने बीच में इनवाइट किया हुआ है। सबको सामने ग्रोअर्स हैं, एफ्मा है, सब कुछ है। एक तफसीली लॉन्ग टर्म कॉटन पॉलिसी हम उनको कल लेके जा रहे हैं। और इसका यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि आप खुद तो सिंध में शुगर मिल्स खरीद रहे हैं मगर इधर आप कह रहे हैं कि नहीं हम कपास को इंक्रीज करेंगे। सारे पाकिस्तान में कपास की बात करें, देखिए मेरा मौक़िफ़ क्या है, वेरी सिंपली, मैं कम्पीट करता हूँ मार्केट के साथ। ठीक है, मैं कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज लेता हूँ ना लेने का शौकीन हूँ। मैं अपनी कैपेबिलिटी में बिलीव करता हूँ कि मैं कम्पीट कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि कपास एक बहुत अहम फसल है जो पिछले 20 साल से इग्नोर हो रही है और हमारे मुल्क में बहुत नुकसान हुआ इस चीज का। इंडस्ट्री बैठ गई है, $2 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन को, शर्मनाक बात है। एब्सोल्युटली। हमने अब एक पॉलिसी बनाई है इसमें हम कॉटन की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफंक्ट थी उसको हम बिल्कुल नए तरीके से रिवाइटलाइज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बीच में डाले। इस साल तो मैंने देखा रिसर्च के लिए ₹1 नहीं लगाया गया कपास के लिए। नहीं, क्योंकि देखें अगर एक इदारा तैयार नहीं है उस इदारे में और पैसे डालने से कुछ नहीं होगा। इदारे का हाल ये था कि एप्मा जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं उनके ऊपर ₹50 फी बेल सब्सिडी सेस है, जिस सेस से वो रिसर्च इदारा चलता था। क्योंकि वो रिसर्च इदारा जो है वो फाल नहीं था, एप्मा ने इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे सेस, स्टे ले जाके उन्होंने कहा जी हमारे पैसे जा रहे तरहाओं पे, रिसर्च नहीं हो रही। अब हमने उनको आमादा किया है बिकॉज हम समझते हैं कंसेंसस से काम करना चाहिए, हुक्म से नहीं सिर्फ काम होता। एक और थोड़ा सा सख्त सवाल तो उन्होंने अभी कमिट किया है, वो कल सब मीटिंग में बैठे होंगे। उम्मीद है कि कल एक पॉलिसी जो है पीएम एग्री करेंगे और वो फिर इंप्लीमेंट होगी और कल आप उसकी प्रेस रिलीज भी देख लेंगे। The problem here is, and थोड़ा सा सख्त सवाल है but it's please do answer it, दुनिया पूरी के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया आप देख रहे हैं 1800 से 2200 फी हेक्टर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं। पंजाब में 600 फी हेक्टर यील्ड आज मैं चेक कर रही थी इधर तक आ गई है। 8.5 मिलियन बेल हमारी है विच इज आई मीन भारत की 4 करोड़ मिलियन बेल है। सो यू कांट इवन टेल मी कि ये क्लाइमेट चेंज है, भारत में भी वही क्लाइमेट होगा ना। सिंपल काम है। 1990 ये फिर आपके 1.5 साल के अंदर काम क्यों नहीं हुआ? उसी 1.5 साल में सख्ती इधर है सवाल में। आई एम सॉरी, अभी सख्ती नहीं आई सख्ती इधर है कि उसी 1.5 साल में जब आपने कंटिन्यूसली आपकी हुकूमत ने भी इग्नोर किया है कॉटन को, आपका 170% इंक्रीज है प्रॉफिट्स में शुगर में। मेरी 170% इंक्रीज है, बता दी। एक क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर कर रही हैं। देखें क्वार्टर टू क्वार्टर आपने कंपेयर किया पिछले साल से इस साल, ठीक है। पिछले साल लॉस थी, इस साल 137 मिलियन का प्रॉफिट है। जरा पीछे चले जाए 2-4 साल, एक साल 700 मिलियन का प्रॉफिट भी था, एक साल 200 मिलियन का प्रॉफिट था। सो ये चीज जो है डिपेंड करती है ऑन सीजन, ऑन व्हाट हैपेंस एंड हाउ मच चीनी आई सेल इन 1 क्वार्टर। सो 150 से मिलियन फिर
प्रॉफिट 700 मिलियन भी था क्वार्टर में, उसके बाद ये गिर गया, 2 साल नुकसान हुआ, अब उसके बाद 137 हुए। 137 मेरी साइज की मिल के लिए इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट। आप कंपेयर करिए कि मुझे लॉस हो गई थी, आप जाके 700 से कंपेयर करें ना, जो 3-4 साल पहले था, तो फिर आपको टोटल चीज चेंज हो जाती है ना। मैं इट्स नॉट सच अ टफ क्वेश्चन। Okay. I mean, okay, ठीक है, you gave a... go, whoever is looking, go back and check my मगर सतही तौर पे देख के तो, जी बिल्कुल ठीक है, सतही तौर पे देख के तो यही महसूस होता है ना कि भाई जिसने फैसला करना है उसकी तो 3-4 टाइम्स उसको प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जिसके ऊपर वो कह रहा है कि भाई मैं बीज लाऊंगा, टेक्नोलॉजी लाऊंगा, रिसर्च लग रही है ना, प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है कपास की, देखें, एंड देन वी लुकिंग एट वन। जी अब कपास के बारे में सुन लेना। हाँ, बड़े सिंपल फैक्ट देखें, इस वक्त जो कपास का हाल है, इट इज ए लेगेसी ऑफ मोर देन 20 इयर्स ऑफ निगलेक्ट। 1999 में मोनसेंटो के साथ हमारा एक MOU बन गया था और वो साइन होना था, मगर क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई तो वो साइन नहीं हो सका। 96 में मोनसेंटो ने ईजाद की थी चीज को, 99 में हम जाके साइन कर रहे थे, उसके बाद से ये सारा काम ठप हो गया। पाकिस्तान में लॉबीज खड़ी हो गई कि मोनसेंटो को बाहर रखो, जो बड़ा गलत था। इंडिया ने 2002 में मोनसेंटो के साथ साइन कर दिया। उस वक्त से लेके इंडिया की जो कॉटन प्रोडक्शन है वो यूं गई है ऊपर। मेरे पास ग्राफ है जो मैं कल PM को दिखा रहा हूँ। ठीक है, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडिया की होती थी बिफोर, अब $40 बिलियन है, बट इट टेक्स टाइम। अभी भी हम अगर शुरू करेंगे ना, कहती हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, आप जैसा ब्रिलियंट बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं कॉटन की तरफ आता? सर, यू लुकिंग एट 8 मिलियन बेल इज $1 बिलियन इन इकोनॉमी, 1 मिलियन जॉब्स, 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन कॉटन। 1999 में कौन साइन करने जा रहा था MOU? मैं साइन करने जा रहा था। ओके, उस दिन जिसने मेरा जहाज टेकऑफ करना था, एयरपोर्ट सील हो गई थी। उसके बाद 3 दफा एक एक्सपर्ट को मैं लेके आया अपने खर्चे पे, मैं इसको डॉक्टर नील फॉरेस्टर, उसने आके बाकायदा किसी रिपोर्ट्स दी। मैं टेक्सटाइल सेक्टर के पास गया, मैं गवर्नमेंट। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू द लास्ट 18 मंथ्स, व्हाट हैव यू डन? लास्ट 18 मंथ्स में नील फॉरेस्टर को मैंने फिर से बुलवाया है, उसको फिर से उसने पूरी चीज की स्टडी की है, पूरी कॉटन रिसर्च को रिस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया, सीड सेक्टर को रिफॉर्म करने का प्रोग्राम बनाया। कमाल का हमारा यहाँ पे हाल ये है, हमारा एक सीड अप्रूवल प्रोसेस है जो फ्लॉड है। जो PCC ने 16 वैरायटियां अप्रूव करवाई पिछले 2005 से लेकर अब तक, 16 कॉटन वैरायटीज, फार्मर ने एक भी एक्सेप्ट नहीं की। इस वक्त फील्ड में सिर्फ 1% से कम एरिया है अंडर दोज वैरायटीज। There is a serious issue. We have to clean this out, and it's not an easy job because there is vested interest. But do you confirm here, sitting here, कि अगले till you finish आपकी टेन्योर खत्म होती है, हम लोग significant increase देखेंगे कपास की पैदावार में? इंशाल्लाह। सुन लें, हमने अब फास्ट ट्रैक, एक हमारी नई वैरायटी अच्छी आ रही है। हमने एक सिस्टम बनाया फास्ट ट्रैक करने का, जो कंसेंसस से बनाया, जिसमें मुझे 1 साल लगा है कंसेंसस क्रिएट करते करते। अब हम उसको फास्ट ट्रैक करेंगे। ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन द ब्रीफिंग टू द प्राइम मिनिस्टर टुमारो। और ये मगर ये नई वैरायटी आएंगी, 2020 में ये मल्टीप्लाई होंगी, 2021 में ये बढ़ेंगी, और 2022 में जाके इंशाल्लाह ताला देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एरिया इंशाल्लाह कामयाब होंगी। ये नई वैराइटीज आ रही हैं। अगर हम नहीं करेंगे, इट्स नॉट इजी ना, कपास को या एग्रीकल्चर को यू कैन नॉट टर्न अराउंड इन 1 ईयर। आई मीन एटलीस्ट पुट एग्रीकल्चरल टैक्स, बट यू हैव टू बी ऑन द राइट पाथ। ओके, एग्रीकल्चर टैक्स इज ऑल्सो समथिंग जो आप लोगों को करना चाहिए, लागू कर दें, तगड़ा करें। आई मीन मुईशत का जो हाल है। बट ऑन टू पॉलिटिक्स, तरीन साहब, मुझे बताइएगा कि आप मुतमईन हैं पंजाब के अंदर कारकर्दगी से? देखिए, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैसला किया कि मैं एक नए आदमी को लेके आऊंगा, जिस आदमी की किसी पर्टिकुलर ग्रुप से या किसी के वो इन्फ्लुएंस में नहीं होगा। वो नए आदमी थे और वो उन्होंने वक्त लगा उनको थोड़ा सा करने में। लगा या लग रहा है अभी भी? अब मेरे ख्याल में कि बुज़दार साहब जो हैं वो बहुत पहले से ज्यादा उनको क्या कहते हैं कैपेसिटी उनकी बिल्ड हो गई है। पंजाब तजर्बे का हामिल था, तजर्बे का नहीं, मगर उस वक्त और भी आखिर ब्यूरोक्रेसी भी होती है। सो एक नए आदमी आए थे, उनको वक्त लगा। उन्होंने खुद कहा है। आप मुतमईन हैं? पंजाब में अब काम अच्छा हो रहा है, नई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो भी आ गई है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, फाइनेंस में, और हमारे मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये पंजाब से बेहतर खबरें इंशाअल्लाह ताला आएंगी। तो आप मुतमईन हैं? जी, मैंने आपको जो बताया है कि इंशाअल्लाह ताला अब अच्छी खबरें आएंगी पंजाब से, और आप भी मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा, चले, सही है। और ये बताइए कि वैसे तो चीफ मिनिस्टर आपने बनना था ना, अगर डिस्क्वालिफिकेशन ना होती तो नाम तो ये फैसला तय हो गया। ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग खान साहब की सही थी।
اوکے تو یہ آپ کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں دھڑے بن رہے ہیں، فواد چودھری خطوط لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو بزدار صاحب کے خلاف، کارکردگی کے خلاف، ٹو دا پوائنٹ ویئر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ان فائٹنگ ایک وفاقی لیول کے اوپر بھی شروع ہوئی. اٹارنی جنرل کا کیس دیکھ لیجیے، نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این اپوزیشن نے کسی نے کوئی تنقید کی نہیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، وہ جھوٹا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ہوئی تھی گفت و شنید. I mean it is a circus sir. So do you see in Punjab اگر اس کو مائکرو لیول کے اوپر لکھے گئے آنے والے دنوں میں do you see کہ if he doesn't improve, if Buzdar doesn't get his act straight, they can be a forward group. اور پی ایم ایل این تو اس حوالے سے ویسی بات کر رہی ہے. دیکھیں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، فیکٹ ہے. اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ دوں نہیں ہے فیکٹ تو آپ بھی نہیں مانیں گی، عوام بھی نہیں مانے گی. دیر آر ڈویژنس وچ شوڈنٹ بی. وی آر ناٹ ون یونیفائڈ ٹیم. اور یونیفائڈ ٹیم اگر نہ ہو تو کوئی بھی ملک چلانا، کمپنی چلانا، کوئی چیز چلانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. Is it because اپنے کور ایجنڈاز پرسو ہو رہے ہیں عمران خان از ناٹ اے ڈسپلینیرین؟ آئی تھنک دیر شوڈ بی مور ڈسپلن ان دا پارٹی. اور جب ڈسپلن پارٹی میں ہوگا، پیپل شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو شوٹ آف دیئر ماؤتھ. تو جب ہوگا تو کام بہت بہتر ہو جائے گا. میں اسے آگے نہیں کہنا چاہتا، مگر عاطف خان اور شرام ترقی جیسا ڈسپلن، شو کاز نوٹس والا ڈسپلن. جی نہیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں ڈسپلن ہوگا نا. اگر ایک چیف منسٹر آف دا پروونس سیز آئی کی ناٹ ورک ود دیز ون اور ٹو منسٹرز، دین دا چیف منسٹر ویو شوڈ پریویل، یا پھر چیف منسٹر کو چینج کر دیں. سو یہ ایک ڈسپلن کی بات ہے. آئی تھنک ڈسپلن کس نوعیت کا ہے ماسک کی؟ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ ایوری بڈی کم آن دا سیم ٹیم. اگر آپ ٹیم پلیئر نہیں ہیں، اگر آپ صرف اپنے لیے کھیل رہے ہیں، دین یو آر ناٹ اے پارٹ آف دا ٹیم اینڈ یو شوڈ ناٹ بی ان دا ٹیم. اور ایسے لوگ ہیں آف کورس نمایاں طور پہ آپ کہہ رہے ہیں جو کھیل رہے ہیں. سو آئی مین آئی اپریشیٹ یور آنیسٹی. مگر یہ بتائیے گا کہ ڈسپلن بھی عمران خان کو زیادہ کرنا چاہیے، یہ بھی آپ نے بہترین بات کی، اور یہ پارٹی میں تاثر بھی ہے. کیا عمران خان کو ایک چیف آف اسٹاف کی ضرورت ہے؟ اگلے دن ڈان میں بھی یہ خبر چھپی، ہم بات بھی اس کے بارے میں کرتے رہتے. ڈز ہی نیڈ اے پوائنٹ مین؟ میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں، چیف آف اسٹاف از اسینشیل فار اینی پرائم منسٹر. چیف آف اسٹاف از اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف گورننس. اینڈ آئی تھنک کہ ایک چیف آف اسٹاف اگر ہوگا تو بہت بہتر ہوگا. اور اس حوالے سے آپ نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو؟ میں اور عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ لیٹ اٹ ریمین بٹوین دا ٹو آف اس. اوکے. اینڈ اف یو آر آفرڈ دی چیف آف اسٹاف وڈ یو ایکسپٹ دیٹ؟ آئی کانٹ بی. آئی ایم ناٹ. میری ایک انفارچونیٹ لائبلٹی ہے جو ایک ٹریوسٹی آف جسٹس تھی، اس وجہ سے دیٹ از ناٹ پاسبل. اینڈ لاسٹ کوشچن سر، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب ایک سیریمونیل کردار ادا کر رہے ہیں یا از ہی اے پاور سینٹر انٹو ہمسیلف؟ ہی از سیریمونیل کر رہے ہیں. ان سے آپ خود پوچھ لیں گے تو آپ کو کنفرم کر دیں گے سیریمونیل. بہت بہت شکریہ طویل صاحب، اٹ واز اے پلیزر انٹرویوئنگ یو. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.